नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। आज 70 वर्षीय मदन लाल जी अपने कमरे में गुमसुम से बैठे हुए हैं और लगातार बिस्तर पर लेटे अपनी जीवन संगिनी शारदा जी को निहारते जा रहे हैं। शारदा जी दमे की बीमारी के कारण बेहाल पड़ी थी। बेबस तो स्वयं को मदन लाल जी भी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे। किसी बीमारी के कारण नहीं, बल्कि अपनों से ही सताए हुए थे। अपनी डायबिटीज़ की बीमारी से तो उनकी जंग जारी थी, परंतु अपनों का सामना कैसे करें उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सोचने लगे कि इस उम्र में जब उन्हें अपने बच्चों की देखभाल की ज़रूरत है, वहाँ उन्हें अपनी बीमारी की भी देखभाल स्वयं ही करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि उम्र के इस पड़ाव पर उनका कोई अपना नहीं है। उनका एक ही बेटा दीपक है, जो शादी के 15 साल के बाद उनकी गोद में आया था। और जब तक दीपक बड़ा हुआ तब तक वह दोनों काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। शारदा जी और मदन लाल जी अपने बेटे को सीधा पलकों पर बिठा कर रखते थे। उसके मुंह खोलने की देर होती कि वह उसकी फरमाइशें पूरी कर देते थे। दीपक पढ़ाई में शुरू से ही होशियार था। शारदा जी ने अपने बेटे की पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया। दीपक के सपने बहुत बड़े बड़े थे। मदन लाल जी ने अपने बेटे के बड़े होने पर भी उनकी शिक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। दीपक अपने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहता था। उसकी इस फरमाइश को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने गांव की ज़मीन, यहाँ तक कि अपना मकान भी बेच दिया और किराए के मकान में रहने लगे। कुल मिलाकर अपने बेटे की परवरिश में ही उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। मदन लाल जी सोच रहे थे कि उनका मित्र उन्हें सलाह दिया करता था कि मदन लाल, कुछ अपने लिए भी बचा कर रखो। सब कुछ लुटा रहा है, बुढ़ापे में क्या रहेगा तेरे पास। लेकिन उन्होंने कभी अपने मित्र की बात को नहीं सुना। हमेशा कहता, मेरा बेटा मेरी असली पूंजी है, मेरा अभिमान है, जो मुझे कभी झुकने नहीं देगा। यह कहते हुए उनका सीना चौड़ा हो जाता। इस बात पर मित्र ने सुझाव देते हुए कहा था कि अगर बेटे को विदेश में पढ़ना ही है तो उसकी पढ़ाई के लिए बैंक से कर्ज ले लो। तूने तो घर भी बेच दिया है और अब जब आगे बुढ़ापे का समय नज़दीक आ रहा है तो पूरी तरह से अपने बेटे दीपक पर ही निर्भर हो जाएगा। लेकिन मदन लाल जी ने कहा, हम अपने बेटे की पढ़ाई के लिए बैंक से कोई कर्ज नहीं लेंगे। बच्चों को पढ़ाना तो हर माता पिता का फर्ज होता है। अगर बच्चे खुद चुकाएंगे तो उन्हें लगेगा कि उनके माता पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए कुछ नहीं किया। मदन लाल जी को उस वक्त पूरा भरोसा था कि उनका पुत्र हर हाल में उनकी देखभाल करेगा। उनका बेटा बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वह हमेशा कहते, मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। दीपक विदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद पास अपने देश वापस लौटा। वह भारतीय लड़की से ही शादी करना चाहता था। शारदा जी और मदन लाल जी ने उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की कविता से करवा दी। दीपक ने अपना परिवार बसा लिया। आज वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत है। अपनी कमाई से उसने एक अच्छा मकान भी खरीद लिया और वही अपनी माँ, बाबूजी और पत्नी के साथ रहता है। लेकिन वह फिर से विदेश जाना चाहता है और वहीं रहकर अपनी बाकी ज़िंदगी बिताना चाहता है। मदन लाल जी अचानक अपने बेटे बहू की
बातचीत की आवाज़ से वर्तमान में आ जाते हैं। कविता, सारा सामान पैक हो गया ना? ध्यान रखना कोई छूट ना जाए। माँ बाबूजी के गरम कपड़े ज़रूर रख देना, और खाने के बाद जो दवाई खाती हैं वह तो बिल्कुल मत भूलना। अरे दीपक, तुम चिंता मत करो, एक एक चीज़ बड़े ध्यान से रखी हूँ मैं। और वैसे भी अगर कुछ छूट भी गया हो तो वह लोग वहीं से मंगवा लेंगे, और फिर वहाँ पर बहुत से अन्य लोग भी तो होंगे। कोई चीज़ चाहिए होगी तो माँ बाबूजी उनसे मंगवा लेंगे। तुम बेकार में चिंता कर रहे हो, वहाँ उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है। कविता दीपक को चिंतित होता देख कर बोली, ठीक है, हम कल सुबह ही इन्हें छोड़ आएंगे, और वैसे भी 10 दिन बाद की तो हमारी फ़्लाइट है। उसमें पहले हमें घर का फर्नीचर और बाकी का सारा सामान भी तो बेचना है। इस काम को करने के लिए भी तो समय चाहिए। मदन लाल जी अपने कमरे में बैठे बैठे बहू की सारी बातें दिल पर पत्थर रख कर सुनते जा रहे थे। यह बातें सुनकर उनका दिल बैठा जा रहा था। हालांकि कविता एक सुघड़ गृहिणी थी और घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा था, लेकिन उसकी नज़रों में हर पल उसके बूढ़े सास ससुर खटकते रहते थे। उनके कारण वह हमेशा परेशान रहती थी और कहती, अभी कुछ ही समय हुआ है हमारी शादी को, अभी से मुझ पर पूरे घर का बोझ लाद दिया है तुम लोगों ने। दिन रात सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है। तुमसे शादी करके मेरी ज़िंदगी ही खराब हो गई। दीपक उसे समझाने की कोशिश करता तो उस पर ही गुस्सा निकाल देती। आपको क्या पता, आप तो दिन भर घर पर रहते नहीं हो। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपके बाबूजी को और आपकी अम्मा को ख़ास तौर पर बना हुआ हल्का फुल्का भोजन, तो कभी इंसुलिन का इंजेक्शन लगाओ, कभी दवाइयों का ध्यान रखो। मैं तो तंग आ गई हूँ इस ज़िंदगी से। मेरी अपनी भी कोई ज़िंदगी है या नहीं? मुझे तो वैसा लगता है मैं तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं, तुम्हारी माँ बाबूजी की आया बनकर आई हूँ। इस रोज़ रोज़ की बहस से दीपक भी परेशान हो चुका था। एक दिन जब कविता के मायके में शादी थी और उसे अपने पति दीपक के साथ वहाँ जाना था, कविता ने बड़े उत्साह से अपनी ड्रेस खरीदी और शादी में जाने की तैयारी की। लेकिन शादी वाले दिन जैसे ही तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर जाने लगी तो दीपक ने उसे यह कहकर रोक दिया कि पहले बाबूजी और अम्मा के लिए खाना बना दो और उनकी दवाइयाँ निकाल कर रख दो, फिर चली जाना। लेकिन इतना सारा काम करने के बाद यदि मैं ब्यूटी पार्लर जाऊंगी तो तैयार होकर शादी में किस समय पहुंचूंगी? तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। इन सब कामों में 1 घंटा निकल जाएगा। तुम उनके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दो, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ, कविता ने कहा। फिर दीपक बोला, कविता, मेरे माँ बाबूजी बाहर का खाना नहीं खा सकते, तुम्हें पता है, फिर भी उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम लोग शादी में थोड़ा देर से चले जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, दीपक ने कहा। तो कविता तुनक पड़ी। मेरे मायके में शादी है, इसीलिए तुम्हें कोई उत्साह नहीं है। मेरी तो ज़िंदगी ही खराब हो गई तुमसे शादी करके। अब किसी शादी में नहीं जाना है मुझे तो लगता है कि यहाँ मैं तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं, तुम्हारी अम्मा बाबूजी की नर्स बनकर आई हूँ। क्या केवल अपने माँ पिताजी की सेवा करवाने के लिए ही खुद से शादी की थी तुमने? अपनी बहू की यह बातें सुनकर मदन लाल जी और शारदा जी को बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगे
कि बुढ़ापे में एक इंसान कितना लाचार हो जाता है कि अपने बच्चों से कुछ नहीं कह पाता। उस दिन कविता सचमुच शादी में नहीं गई, रूठकर अपने रूम में बैठ गई। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। कविता ने खाना भी नहीं बनाया। दीपक उसे मनाने लगा, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं थी। तुम अपने माँ बाबूजी को किसी भी वृद्धा आश्रम में क्यों नहीं छोड़ देते हो? वह गुस्से में बोली तो दीपक भड़क गया। यह तुम क्या कह रही हो कविता? मैं ही तो उनका एकमात्र सहारा हूँ। यह लोग बूढ़े हैं, बीमार हैं, लाचार हैं और तुम मुझे उन्हें छोड़ने को कह रही हो। भला कोई बेटा कभी ऐसा भी करेगा क्या? यह समाज, पड़ोसी और रिश्तेदार क्या कहेंगे? सब लोगों की, रिश्तेदारों की, इस समाज के लोगों और पड़ोसियों की सोच की बहुत चिंता है। लेकिन जिससे शादी करके लाए हो, कभी उसके बारे में सोचा है तुमने? शादी के बाद हम कहीं घूमने तक नहीं गए, किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं गए। मुझे बताओ, कभी मुझे फिल्म दिखाने भी लेकर गए हो तुम? जब से आई हूँ बस तुम्हारे माता पिता की सेवा करती जा रही हूँ। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। उन दोनों से मुक्ति चाहिए, नहीं तो संभालो अपना घर। मैं तो जा रही हूँ अपने मायके, और याद रखना फिर कभी नहीं आऊँगी इस घर में। कविता की बातें सुनकर दीपक चुप हो गया। उसे कुछ कहते नहीं बन पा रहा था। फिर कविता बोली, एक काम क्यों नहीं करते तुम? विदेश में नौकरी ढूंढ लो और तुम्हारी नौकरी मिलते ही हम दोनों वहाँ चले जाएंगे। तब तक हम इन दोनों के लिए भी रहने का दूसरा इंतजाम कर लेते हैं। कविता अपने विचार बताते हुए मुस्कुराने लगी। अगले दिन हमेशा की तरह दीपक अपने ऑफिस चला गया और जब मेल पर आया मैसेज चेक किया तो उसकी आंखों में चमक आ गई और खुशी से झूम उठा। कविता, मेरी विदेश में बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। कंपनी वाले बहुत बड़ा पैकेज दे रहे हैं। अब हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। फ़ोन पर बात करते हुए दीपक ने कविता को खुशखबरी दी तो उसका चेहरा खिल उठा। वह यह सोचकर खुश थी कि अब उसे अपने सास ससुर की सेवा करने से मुक्ति मिल जाएगी। अब वह अपना जीवन स्वतंत्रता के साथ जिएगी, जो चाहे वो करेगी। शाम के समय दीपक अपनी नौकरी लगने की खुशी में मिठाई का डिब्बा लेकर आया। जैसे ही अपने माँ बाबूजी के कमरे में गया तो देखा कि पिताजी कमरे में नहीं थे, शायद बाथरूम में गए होंगे। और उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से खांस रही थी और धीरे से उठकर अपने पास रखे बोतल में से गिलास में पानी डालने लगी। पीते समय थोड़ा पानी उनके गले में गया और बाकी का पानी उनके कपड़ों पर गिर गया। दीपक जानता था कि उसकी माँ की उम्र अधिक होने के कारण उसके हाथ पानी पीते वक्त कांप जाते थे। यह देखकर दीपक बोला, माँ, इतनी खांसी आ रही थी तो कविता से गर्म पानी मांग लिया होता। शारदा जी मन ही मन में सोचने लगी कि पहले ही बहू का पारा हम लोगों पर चढ़ा हुआ है और आज अगर गर्म पानी भी मांग लेती तो वह गुस्से में आग बबूला ही हो जाती। लेकिन बेटा, बहू में झगड़ा ना हो, यही सोचकर शारदा जी चुप रह गई। फिर पंखे की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, कल रात को हम लोग बिल्कुल नहीं सो पाए। यह पंखा बहुत आवाज़ कर रहा है, ना जाने क्या हुआ है इसमें। कल तेरे ऑफिस की छुट्टी है ना?
कल ही तू पंखे को ठीक करवा देना ताकि हम लोग रात को चैन से सो पाए। और बेटा, मेरी और तेरे बाबूजी की दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई है, वह भी ला देना। अपनी माँ की हालात देखकर दीपक परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो विदेश में नौकरी की खुशखबरी लेकर वह आया था, वह अपनी माँ को कैसे बताए। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। इतने में कविता कमरे में आई और बोली, माँ की जो दवाइयाँ मंगवानी है 1 महीने की इकट्ठे मंगवा लीजिए, और अब यह पंखा ठीक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहू की बातें सुनकर शारदा जी हैरान रह गई। प्रश्न भरी नज़रों से उसकी ओर देखने लगी तो बहू बोली, अरे माँ जी, इन्होंने आपको बताया नहीं क्या? उनकी विदेश में बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। बहू की बात सुनकर शारदा जी सन्न रह गई। मदन लाल जी भी कमरे के दरवाजे पर खड़े हुए जड़वत रह गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी आ गए और गम के भी। अपने बेटे की प्रगति को देखकर वे दोनों खुश थे, लेकिन उनसे दूर होने का गम भी उन्हें सताने लगा। फिर अपने बेटे को ढेरों आशीर्वाद देने लगे, लेकिन फिर दूसरे ही पल मदन लाल जी बोले, लेकिन बेटा, विदेश तो तुम दोनों जा रहे हो ना, हम तो इसी घर में रहने वाले हैं। तो बहू ने ऐसा क्यों कहा कि आप पंखा को ठीक करवाने की ज़रूरत नहीं है? उनकी बात सुनकर शारदा जी बोली, अरे आप भी कमाल करते हैं। बेटा बहू दोनों विदेश जा रहे हैं तो हम लोगों को क्या यहीं छोड़ कर जाएंगे? हमारा बेटा हमारा इकलौता सहारा है, हमें भी तो साथ ही लेकर जाएगा ना। यह बात भी आपको खुलकर समझाना पड़ेगा। इधर सुनते ही दीपक के चेहरे के भाव कहीं गायब हो गई। उसके माथे से पसीना छूटने लगा और सामने खड़ी कविता उसे आंखों ही आंखों में इशारे करने लगी कि उन्हें वृद्धा आश्रम भेजने के बारे में बताएं, लेकिन दीपक को अपनी बात कहने के लिए शब्द नहीं मिल पा रहे थे। उधर मदन लाल जी अपने बेटे बहू की चुप्पी देखकर तुरंत समझ गए कि उन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। वो, बाबूजी, मैं यह कह रहा था कि अगर आप दोनों, अभी दीपक झिझकते हुए अपनी बात कर ही रहा था कि उसकी बात काटते हुए कविता बोली, अरे तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? साफ साफ बता दीजिए कि इन दोनों को अब वृद्धा आश्रम में रहना होगा। यह बात सुनकर शारदा जी और मदन लाल जी को एक झटका सा लगा। शारदा जी को ऐसा महसूस हुआ कि वह केवल एक बेजान शरीर है, उनके अंदर से आत्मा किसी ने निकाल ली हो। उनका मन तो कर रहा था कि वह चीख कर रो पड़े, लेकिन वह ऐसा करके अपने बेटा और बहू के रंग में भंग नहीं डालना चाहती थी। अपनी पत्नी की व्यथा को समझते हुए मदन लाल जी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें धीरज बंधाया। फिर अपने आंसू छुपाते हुए रूंधे स्वर से अपने बेटे को बोले, अगर विदेश तुम दोनों ही जा रहे हो तो हमें वृद्धा आश्रम भेजने की क्या ज़रूरत है? हम इसी घर में जैसे तैसे रह लेंगे। मैं अभी इतना सक्षम हूँ कि तुम्हारी माँ का ध्यान रख सकूँ। लेकिन पिताजी, वहाँ जाने के लिए हमें यह मकान बेचना होगा। विदेश में छोटे से मकान का किराया भी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इस मकान को बेचकर जो पैसा मिलेगा उस पैसे से हम विदेश में जाकर अपना मकान खरीद लेंगे। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, आप दोनों की जिम्मेदारी हमारी है।
हमने आप लोगों को बहुत अच्छे इंतज़ाम कर दिया है। वहाँ आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर बेटा बहू उनके कमरे से चले गए। अपने बेटे बहू की बातें शारदा जी और मदन लाल जी को अंदर तक झकझोर गई। मदन लाल जी कहने लगे, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर कितनी अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभा रहा है हमारा बेटा। हमारे जीते जी हमसे हमारा ठिकाना ही छीन लिया। विश्वास नहीं हो रहा कि जिस बेटे के लिए हमने सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, आज वही बेटा हमें बेघर कर रहा है। इस पर शारदा जी रोते हुए बोली, ऐसे बेटे से तो हमारी गोद सुनी ही रहती तो ज़्यादा अच्छा था। एक बार, कम से कम एक बार तो कह दिया होता कि माँ, बाबूजी, आप भी चलो हमारे साथ, बुढ़ापे में आप हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन उसे तो अपना भविष्य बनाना है, फिर चाहे उसके लिए उसे अपनी माँ बाप की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। अपने बेटे बहू की बातें सुनकर मदन लाल जी और शारदा जी को एहसास हो चुका था कि इस उम्र में भी बूढ़ी आंखों को बहुत कुछ देखना अभी बाकी है। दीपक और कविता को विदेश जाने में केवल 10 दिन ही बाकी थे और कविता ने जाने के लिए पैकिंग शुरू कर दी थी। घर का सामान निकालते हुए कविता बोली, माँ जी, अपने घर में कितना कबाड़ इकट्ठा करके रखा हुआ है। इतना सारा सामान बेचने में तो बहुत समय लगेगा। यह सुनकर शारदा जी बोली, बहू, यह कबाड़ नहीं है, यह मेरी इतने सालों की गृहस्थी का सामान है। एक एक चीज़ को मैं बड़े चाव से खरीदी हूँ और संजो कर रखा है, जिनके साथ मेरी यादें जुड़ चुकी है। लेकिन आज यह सामान तुम्हारे लिए कबाड़ हो गया है। माँ जी, आप कुछ भी कहिए, लेकिन यह सामान तो मुझे बेचना ही होगा। ऐसा कहकर कविता पुरानी रखी सभी चीज़ों को एक कोने में फेंकने लगी। उधर दीपक ने भी मकान बेचने पर लगा दिया और 2 ही दिनों में उसे एक अच्छा खरीदार मिल गया तो उसने अपनी माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम भेजने की पूरी तैयारी कर ली और कविता ने उनका सारा सामान पैक कर दिया। जाते समय शारदा जी दिल में दर्द और पीड़ा लिए घर को निहारते जा रही थी। उधर मदन लाल जी सोचने लगे, ऐसी उम्मीद तो हमने अपने बेटे से कभी नहीं की थी, जिसने अपने माँ बाप के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा और वह शहर होने की कगार पर खड़ा कर दिया। क्या बुढ़ापा आने पर इंसान बेकार हो जाता है? जब वह काम करने के काबिल ना रहे तो उसे कहीं भी जैसे भी पटक दो, चाहे वह घर का एक खाली कोना हो या वृद्धाश्रम, सड़क हो या मंदिर। क्यों? क्या वह इंसान नहीं है? गाड़ी में बैठे हुए वृद्धाश्रम की ओर जाती हुई शारदा जी अपने पति की झुर्रियाँ भरे चेहरे की ओर देखी जा रही थी। उनके मन में चलती उथल पुथल और उनके दर्द की आवाज़ केवल शारदा जी सुन पा रही थी। इतने में उनके विचार श्रृंखला को भंग करते हुए दीपक ने आवाज़ दी, माँ, बाबूजी, वृद्धाश्रम आ चुका है। अपनी बेबसी को दिल के किसी कोने में छुपाकर दोनों पति पत्नी बिना अपने बेटे बहू की ओर देखे वृद्धाश्रम की ओर चले गए। घर लौटकर दीपक मकान बेचने के लिए अलमारी से कागजात निकालने लगा। तभी माँ बाबूजी के कमरे से कविता की आवाज़ आई, अरे सुनिए तो, बाबूजी का यह संदूक तो यहीं रह गया। हद है, बरसों पुराने सामान पर भी ताला जड़ कर रखती हैं तुम्हारी माँ। ताला तोड़ कर तो देखो क्या है इसमें। दीपक ने संदूक का ताला तोड़ा
और जैसे ही संदूक खोला तो उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। बचपन की सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। संदूक में रखे एक बक्से में उसके छोटे छोटे खिलौने पड़े थे, जिन्हें खरीदने के लिए ना जाने कितनी बार उसने पिताजी ने ओवर टाइम किया था। उसे देखकर दीपक की आंखों में आंसू भर आए। फिर भी हिम्मत करके कांपते हाथों से उसने जो उस बक्से को संदूक से बाहर निकाला तो दूसरी ओर दीपक द्वारा बचपन में बनाई गई एक तस्वीर थी, जिसमें उसने स्वयं को अपने माँ बाबूजी का हाथ थामे हुए दिखाया था। उसे याद करने लगा। इस तस्वीर को बनाते हुए उसने अपने माँ बाबूजी से वादा किया था कि वह इसी तरह उम्र भर उनके हाथ थाम कर रखेगा। आज स्वयं को शर्म के कारण जमीन में गड़ा हुआ पा रहा था। सबसे नीचे देखा तो कुछ कागजात पड़े थे। उसे खोल कर देखा तो देखता ही रह गया। उसे अपने पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई प्रतीत हुई। उसके बीते हुए बचपन के सारे दृश्य उसके मानस पटल पर दिखने लगे। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके दिमाग की नसें ही फट जाएगी। अरे क्या हुआ कि तुम्हारे होश ही उड़ गए? सुनते क्यों नहीं? मैं आपसे बात कर रही हूँ। कविता अपने पति के चेहरे की विचित्र भाव को देखकर हैरान थी। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि दीपक को कुछ सुनाई देना ही बंद हो गया था। कविता ने दीपक के हाथ से वह कागज लिए। उत्सुकतावश वह उन कागजों को पढ़ने लगी, लेकिन उसके हाथ पैर निःशब्द हो गए। उन पर लिखा था कि आज से 25 साल पहले मदन लाल जी और शारदा जी ने दीपक को एक अनाथ आश्रम से गोद लिया था। उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। तभी दीपक चिल्लाया, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। लानत है मुझ पर। मेरे जिन माँ बाप ने मेरी सारी खुशियों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन की खुशियों को एक तरफ रख दिया, जीवन के इस पड़ाव पर मैं उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आया। मैं तो खुद से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहा। ऐसा कहते हुए दीपक ने अपनी फ्लाइट की टिकट निकाली और उनके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। फिर उसने प्रॉपर्टी डीलर को फ़ोन लगाकर मकान बेचने की डील को कैंसिल करने के लिए कहा और बोला, जितना हर्जाना होगा मैं भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब हमारा मकान नहीं बिकेगा। कविता खड़ी हुई बड़ी हैरानी से दीपक की बातें सुनती जा रही थी। तभी दीपक उसके पास आया और बोला, अगर तुम्हें मेरी माँ बाबूजी का साथ पसंद नहीं है तो जहाँ तुम्हारा दिल करे तुम जा सकती हो, क्योंकि मैं अपने माँ बाबूजी को वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए दीपक अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वृद्धाश्रम की ओर निकल गया। कविता आंखों में आंसू लिए उसे देखती ही रह गई। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।